सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। लीजिए सुनिए श्री मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान का तीसरा भाग। ओरी और गोबर मिलकर एक खांचा बाहर लाए। भोला ने तुरंत अपने अंगोछे का बीड़ा बनाकर सिर पर रखते हुए कहा, मैं इसे रखकर अभी भागा आता हूं। एक खांचा और लूंगा। ओरी बोला, एक नहीं, अभी दो और भरे धरे हैं और तुम्हें आना नहीं पड़ेगा। मैं और गोबर एक एक खांचा लेकर तुम्हारे साथ ही चलते हैं। भोला स्तंभित हो गया। ओरी उसे अपना भाई बल्कि उससे भी निकट जान पड़ा। उसे अपने भीतर एक ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ जिसने मानो उसके संपूर्ण जीवन को हरा कर दिया। तीनों भूसा लेकर चले तो राह में बातें होने लगीं। भोला ने पूछा, दशहरा आ रहा है, मालिकों के द्वार पर तो बड़ी धूमधाम होगी। हाँ, तंबू सामियाना गड़ गया है। अब की लीला में मैं भी काम करूंगा। राय साहब ने कहा है, तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। मालिक तुमसे बहुत खुश हैं। उनकी दया है। एक क्षण के बाद भोला ने फिर पूछा, सगुन करने के रुपए का कुछ जुगाड़ कर लिया है? माली बन जाने से तो गला न छूटेगा। ओरी ने मुंह का पसीना पोंछकर कहा, उसी की चिंता तो मारे डालती है दादा। अनाज तो सबका सब खलिहान में ही तुल गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया। मेरे लिए 5 सेर अनाज बच रहा। यह भूसा तो मैंने रातों रात ढोकर छिपा दिया था, नहीं तिनका भी न बचता। जमींदार तो एक ही हैं, मगर महाजन 3-3 हैं। सहुआइन अलग, मंगरू अलग और दातादीन पंडित अलग। किसी का ब्याज भी पूरा न चुका। जमींदार के भी आधे रुपए बाकी पड़ गए। सहुआइन से फिर रुपए उधार लिए तो काम चला। सब तरह किफायत करके देख लिया भैया, कुछ नहीं होता। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाएं और बड़ों का घर भरें। मूल का दुगना सूद भर चुका, पर मूल ज्यों का त्यों सिर पर सवार है। लोग कहते हैं, सर्दी गर्मी में तीरथ बरत में हाथ बांधकर खर्च करो। मुदा रास्ता कोई नहीं दिखाता। राय साहब ने बेटे के ब्याह में 20,000 लुटा दिए। उनसे कोई कुछ नहीं कहता। मंगरू ने अपने बाप के क्रियाक्रम में 5,000 लगाए। उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। वैसा ही मर्जाद तो सबका है। भोला ने करुण भाव से कहा, बड़े आदमियों की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो भाई? आदमी तो हम भी हैं। कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं? हम में आदमियत कहाँ? आदमी वह हैं जिनके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता। एका का नाम नहीं। एक किसान दूसरे के खेत पर न चढ़े तो कोई जाफा कैसे करे? प्रेम तो संसार से उठ गया। बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से ज्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। दोनों मित्र अपने अपने दुखड़े रोते रहे। भोला ने अपने बेटों के करतूत सुनाए। ओरी ने अपने भाइयों का रोना रोया और तब एक कुएं पर बोझ रखकर पानी पीने के लिए बैठ गए। गोबर ने बनिए से लोटा मांगा और पानी खींचने लगा। भोला ने सहृदयता से पूछा, अलगौजे के समय तो तुम्हें बड़ा रंज हुआ होगा। भाइयों को तो तुमने बेटों की तरह पाला था। ओरी आर्द्र कंठ से बोला, कुछ न पूछो दादा, यही जी चाहता था कि कहीं जाके डूब मरूं। मेरे जीते जी सब कुछ हो गया। जिनके पीछे अपनी जवानी धूल में मिला दी, वही मेरे मुद्दई हो गए। और झगड़े की जड़ क्या थी? यही कि मेरी घरवाली हार में काम करने क्यों नहीं जाती। पूछो, घर देखने वाला भी कोई चाहिए कि नहीं? लेना देना, धरना उठाना, संभालना सहेजना, यह कौन करे? फिर वह घर बैठी तो नहीं रहती थी। झाड़ू बुहारू, रसोई, चौका बर्तन, लड़कों की देखभाल, यह कोई थोड़ा काम है?
शोभा की औरत घर संभाल लेती कि हीरा की औरत में यह सलीका था। जब से अलगौझा हुआ है, दोनों घरों में एक जून रोटी पकती है। नहीं, सबको दिन में 4 बार भूख लगती थी। अब खाए 4 दफे तो देखो। इस मालिकपन में गोबर की माँ की जो दुर्गति हुई है, वह मैं ही जानता हूँ। बेचारी अपनी देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी, खुद भूखी सो रही होगी, लेकिन बहुओं के लिए जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपनी देह पर गहने के नाम कच्चा धागा भी न था। देवरानियों के लिए 2-2 4-4 गहने बनवा दिए। सोने के न सही चांदी के तो हैं। जलन यही थी कि यह मालिक क्यों है। बहुत अच्छा हुआ कि अलग हो गए। मेरे सिर से बला टली। भोला ने एक लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल घर घर है भैया। भाइयों की बात ही क्या, यहाँ तो लड़कों से भी नहीं पटती, और पटती इसलिए नहीं कि मैं किसी की कुचाल देखकर मुंह नहीं बंद कर सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजे के दम लगाओगे, मगर आए किसके घर से? खर्चा करना चाहते हो तो कमाओ, मगर कमाई तो किसी से न होगी। खर्च दिल खोलकर करेंगे। जेठा कामता सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब। पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटा जंगी है, वह संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई और ढोल मंजीरा लेकर बैठ गए। संगत को मैं बुरा नहीं कहता। गाना बजाना ऐब नहीं, लेकिन यह सब काम फुर्सत के हैं। यह नहीं कि घर का तो कोई काम न करो। आठों पहर उसी धुन में पड़े रहो। जाती है मेरे सिर सानी पानी मैं करूं। गाय भैंस मैं दूहूं, दूध लेकर बाजार में जाऊं। यह गृहस्थी जी का जंजाल है। सोने की हंसिया, जिसे न उगलते बनता है न निगलते। लड़की है झुनिया, वह भी नसीब की खोटी। तुम तो उसकी सगाई में आए थे। कितना अच्छा घर बार था। उसका आदमी बंबई में दूध की दुकान करता था। उन दिनों वहां हिंदू मुसलमानों में दंगा हुआ तो किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया। घर ही चौपट हो गया। वहां अब उसका निबाह नहीं। जाकर लिवा लाया कि दूसरी सगाई कर दूंगा, मगर वह राजी ही नहीं होती। और दोनों भावजे हैं कि रात दिन उसे जलाती रहती हैं। घर में महाभारत मचा रहता है। विपत की मारी यहां आई, यहां भी चैन नहीं। इन्हीं दुखड़ों में रास्ता कट गया। भोला का पुरवा था तो छोटा, मगर बहुत गुलजार। अधिकतर अहीर ही बसते थे, और किसानों के देखते इनकी दशा बहुत बुरी न थी। भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी जिस पर 10-12 गायें भैंसें खड़ी सानी खा रही थीं। ओसारे में एक बड़ा सा तख्त पड़ा था, जो शायद 10 आदमियों से भी न उठता। किसी खूंटी पर ढोलक लटक रही थी, किसी पर मजीरा। एक ताख पर कोई पुस्तक बस्ते में बंधी रखी हुई थी, जो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं सामने बैठी गोबर पाथ रही थीं और झुनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और नाक के सिरे पर भी सुर्खी थी। मालूम होता था अभी रोकर उठी है। उसके मांसल स्वस्थ सुगठित अंगों में मानो यौवन लहरें मार रहा था। मुंह बड़ा और गोल था, कपोल फूले हुए, आंखें छोटी और भीतर धंसी हुई, माथा पतला। पर वक्ष का उभार और गात का वही गुदगुदापन आंखों को खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। भोला को देखते ही उसने लपककर उनके सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी के खांचे उतरवाए और झुनिया से बोले, पहले एक चिलम भर ला, फिर थोड़ा सा रस बना ले, पानी न हो तो गगरा ला, मैं खींच दूं। होरी महतो को पहचानती है न? फिर होरी से बोला, घरनी के बिना घर नहीं रहता भैया। पुरानी कहावत है, नाटन खेती बहुरियन घर। नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुएं क्या घर संभालेंगी।
जब से इसकी माँ मरी है, जैसे घर की बरकत ही उठ गई। बहुएं आटा पाथ लेती हैं, पर गृहस्थी चलाना क्या जाने। हाँ, मुंह चलाना खूब जानती हैं। लौंडे कहीं फड़ पर जमे होंगे, सब के सब आलसी हैं, कामचोर। जब तक जीता हूं, इनके पीछे मरता हूं। मर जाऊंगा तो आप सिर पर हाथ धरकर रोएंगे। लड़की भी वैसी ही है, छोटा सा ओढ़ना भी करेगी तो भुन भुनाकर। मैं तो सह लेता हूं, खसम थोड़े ही सहेगा। जुनिया एक हाथ में भरी हुई चिलम, दूसरे में लोटे का रस लिए बड़ी फुर्ती से आ पहुंची। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चली। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भरे लाता हूं। जुनिया ने कलसा न दिया। कुएं के जगत पर जाकर मुस्कराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो कहोगे, एक लोटा पानी भी किसी ने न दिया। मेहमान काहे से हो गया? तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूं, पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत न दिखाए तो मेहमान ही है, रोज रोज आने से मर्जाद भी तो नहीं रहती। जुनिया हंसकर तिरछी नजरों से देखती हुई बोली, वही मर्जाद तो दे रही हूं। महीने में एक बेर आओगे, ठंडा पानी दूंगी। 15वें दिन आओगे, चिलम पाओगे। 7वें दिन आओगे, खाली बैठने को माची दूंगी। रोज रोज आओगे, कुछ न पाओगे। दर्शन तो दोगी? दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। यह कहते कहते जैसे उसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। उसका मुंह उदास हो गया। वह विधवा है। उसके नारीत्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था। वह निश्चिंत थी। अब उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती है। कभी कभी घर के सूनेपन से उकताकर वह द्वार खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पट भेड़ लेती है। गोबर ने कलसा भरकर निकाला। सबों ने रस पिया और एक चिलम तमाकू और पीकर लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना गोबर। इस बखत तो सानी खा रही है। गोबर की आंखें उसी गाय पर लगी हुई थी और मन ही मन वह मुग्ध हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल है, इसकी उसने कल्पना भी न की थी। ओरी ने लोभ को रोककर कहा, मंगवा लूंगा, जल्दी क्या है? तुम्हें जल्दी न हो, हमें तो जल्दी है। उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वह बात याद रहेगी। उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा, तो कल गोबर को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खांचे सिर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह करके लौटे हों। ओरी को तो अपनी चिर संचित अभिलाषा के पूरे होने का हर्ष था, और बिना पैसे के गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उसके मन में अभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसने पीछे की तरफ देखा। जुनिया द्वार पर खड़ी थी, मन आशा की भांति अधीर चंचल। ओरी को रात भर नींद नहीं आई। नीम के पेड़ तले अपनी बांस की खाट पर पड़ा बार बार तारों की ओर देखता था। गाय के लिए एक नाद गाड़नी है। बैलों से अलग उसकी नाद रहे तो अच्छा, अभी तो रात को बाहर ही रहेगी। लेकिन चौमासे में उसके लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नजर लगा देते हैं। कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। थन में हाथ ही नहीं लगाने देती, लात मारती है। नहीं, बाहर बांधना ठीक नहीं। और बाहर नाद भी कौन गाड़ने देगा? कारिंदा साहब नजर के लिए मुंह फुलाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के पास फरियाद ले जाना भी उचित नहीं। और कारिंदे के सामने मेरी सुनता कौन है? उनसे कुछ कहूं तो कारिंदा दुश्मन हो जाए। जल में रहकर मगर से बैर करना लड़कपन है। भीतर ही बांधूंगा। आंगन है तो छोटा सा,
लेकिन एक मड़ैया डाल देने से काम चल जाएगा। अभी पहला ही ब्यात है। 5 सेर से कम क्या दूध देगी? सेर भर तो गोबर ही को चाहिए। रुपया दूध देखकर कैसी ललचाती रहती है। अब पिए जितना चाहे। कभी कभी 2-4 सेर मालिकों को दे आया करूंगा। कारिंदा साहब की पूजा भी करनी ही होगी और भोला के रुपए भी दे देना चाहिए। सगाई के ढकोसले में उसे क्यों डालूं? जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे उससे दगा करना नीचता है। 80 रुपए की गाय मेरे विश्वास पर दे दी नहीं, यहां तो कोई 1 पैसे को नहीं पतियाता। सन में क्या कुछ न मिलेगा? अगर 25 रुपए भी दे दूं तो भोला को ढाढ़स हो जाए। धनिया से नाहक बता दिया। चुपके से गाय लेकर बांध देता तो चकरा जाती। लगती पूछने किसकी गाय है, कहां से लाए हो, खूब दिख करके तब बताता। लेकिन जब पेट में बात पचे भी कभी 2-4 पैसे ऊपर से आ जाते हैं, उनको भी तो नहीं छिपा सकता। और यह अच्छा भी है। उसे घर की चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि इनके पास भी पैसे रहते हैं तो फिर नखरे बघारने लगे। गोबर जरा आलसी है, नहीं मैं गऊ की ऐसी सेवा करता कि जैसी चाहिए। आलसी वालसी कुछ नहीं है। इस उम्र में कौन आलसी नहीं होता। मैं भी दादा के सामने मटरगश्ती ही किया करता था। बेचारे पहर रात से कुट्टी काटने लगते, कभी द्वार पर झाड़ू लगाते, कभी खेत में खाद फेंकते। मैं पड़ा सोता रहता था। कभी जगा देते तो मैं बिगड़ जाता और घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देता था। लड़के जब अपने माँ बाप के सामने भी जिंदगी का थोड़ा सा सुख न भोगेंगे तो फिर जब अपने सिर पड़ गई तो क्या भोगेंगे। दादा के मरते ही क्या मैंने घर नहीं संभाल लिया। सारा गांव यही कहता था कि होरी घर बर्बाद कर देगा। लेकिन सिर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला कि लोग देखते रह गए। शोभा और हीरा अलग ही हो गए। नहीं आज इस घर की और ही बात होती। 3 हल एक साथ चलते, अब तीनों अलग अलग चलते हैं। बस समय का फेर है। धनिया का क्या दोष था। बेचारी जब से घर में आई कभी तो आराम से न बैठी। डोली से उतरते ही सारा काम सिर पर उठा लिया। अम्मा को पान की तरह फेरती रहती थी, जिसने घर के पीछे अपने को मिटा दिया। देवरानियों से काम करने को कहती थी तो क्या बुरा करती थी। आखिर उसे भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए। लेकिन भाग्य में आराम लिखा होता तब तो मिलता। तब देवरों के लिए मरती थी, अब अपने बच्चों के लिए मरती है। वह इतनी सीधी गमखोर निर्छल न होती तो आज शोभा और हीरा जो मूंछों पर ताव देते फिरते हैं कहीं भीख मांगते होते। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है। जिसके लिए लड़ो वही जान का दुश्मन हो जाता है। ओरी ने फिर पूर्व की ओर देखा। शायद भिनसार हो रहा है। गोबर काहे को जगने लगा। नहीं कह के तो यही सोया था कि मैं अंधेरे ही चला जाऊंगा। जाकर नाद तो गाड़ दूं, लेकिन नहीं, जब तक गाय द्वार पर न आ जाए नाद गाड़ना ठीक नहीं। कहीं भोला बदल गए या और किसी कारण से गाय न दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेगा। चले थे गाय लेने। पट्टे ने इतनी फुर्ती से नाद गाड़ दी मानो इसी की कसर थी। भोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो गए तो बाप की कौन चलती है। कामता और जंगी अकड़ जाए तो क्या भोला अपने मन से गाय मुझे दे देंगे, कभी नहीं। सहसा गोबर चौंक कर उठ बैठा और आंखें मलता हुआ बोला, अरे यह तो भोर हो गया। तुमने नाद गाड़ दी दादा। होरी गोबर के सुगठित शरीर और चौड़ी छाती की ओर गर्व से देखकर और मन में यह सोचते हुए कि कहीं इसे गोरस मिलता तो कैसा पट्ठा हो जाता।
बोला नहीं, अभी नहीं गाड़ी, सोचा कहीं न मिले तो नाहक भद्द हो। गोबर ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मिलेगी क्यों नहीं। उनके मन में कोई चोर पैठ जाए, चोर पैठे या डाकू, गाय तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। गोबर ने और कुछ न कहा, लाठी कंधे पर रखी और चल दिया। होरी उसे जाते देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा करता रहा। अब लड़के की सगाई में देर न करनी चाहिए। 17वां लग गया, मगर करें कैसे, कहीं पैसे के भी दर्शन हो। जब से तीनों भाइयों में अलगौझा हो गया, घर की साख जाती रही। महतो लड़का देखने आते हैं, पर घर की दशा देखकर मुंह फीका करके चले जाते हैं। दो एक राजी भी हुए तो रुपए मांगते हैं। 200-300 लड़की का दाम चुकाए और इतना ही ऊपर से खर्च करे, तब जाकर ब्याह हो। कहाँ से आए इतने रुपए, रास खलिहान में तुल जाती है, खाने भर को भी नहीं बचता। ब्याह कहाँ से हो, और अब तो सोना ब्याहने योग्य हो गई। लड़के का ब्याह न हुआ न सही, लड़की का ब्याह न हुआ तो सारी बिरादरी में हंसी होगी। पहले तो उसी की सगाई करनी है, पीछे देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बास होंगे महतो। ओरी ने देखा, दमड़ी बंसार सामने खड़ा है। नाटा काला, खूब मोटा चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछें, लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए। साल में एक दो बार आकर चिके, कुर्सियां, मोढ़े, टोकरियां आदि बनाने के लिए कुछ बांस काट ले जाता था। होरी प्रसन्न हो गया। मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बंधी। चौधरी को ले जाकर अपनी तीनों कोठियां दिखाई, मोल भाव किया और 25 रुपए सैकड़े में 50 बांसों का बयाना ले लिया। फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चिलम पिलाई, जलपान कराया और तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे बांस कभी 30 रुपए से कम में नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करता। तुम्हारा वह लड़का जिसकी सगाई हुई थी, अभी परदेश से लौटा कि नहीं। चौधरी ने चिलम का दम लगाकर खांसते हुए कहा, उस लौंडे के पीछे तो मर मिटा महतो। जवान बहू घर में बैठी थी और वह बिरादरी की एक दूसरी औरत के साथ परदेश में मौज करने चल दिया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नाकिस जात है महतो, किसी की नहीं होती। कितना समझाया कि तू जो चाहे खा, जो चाहे पहन, मेरी नाक न कटवा, मुदा कौन सुनता है। औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे, नहीं वह काबू में नहीं रहती। कोठियां तो बंट गई होंगी। ओरी ने आकाश की ओर देखा और मानो उसकी महानता में उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बंट गया चौधरी। जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा, वह अब बराबर के हिस्सेदार हैं। लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपनी नीयत नहीं है। इधर तुमसे रुपए मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों को बांट दूंगा। 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी से छल कपट करूं। नहीं कह दूं कि 20 रुपए सैकड़े में बेचे हैं तो उन्हें क्या पता लगेगा। तुम उनसे कहने थोड़े ही जाओगे। तुम्हें तो मैंने बराबर अपना भाई समझा है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है, वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रस्ताव करके चौधरी के मुंह की ओर देखा कि वह स्वीकार करता है या नहीं। उसके मुख पर कुछ ऐसा मिथ्या विनीत भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुकों पर आ जाता है। चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया, हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है महतो, ऐसी बात है भला, लेकिन बात यह है कि ईमान आदमी बेचता है तो किसी लालच से 20 रुपए नहीं, मैं 15 रुपए कहूंगा। लेकिन जो 20 रुपए के दाम लो, होरी ने खिसिया कर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हो, 20 रुपए में कहीं ऐसे बांस जाते हैं। ऐसे क्या, इससे अच्छे बांस जाते हैं 10 रुपए पर, हाँ 10 कोस और पश्चिम चले जाओ।
मोल बांस का नहीं है, शहर के नगीच होने का है। आदमी सोचता है जितनी देर वहां जाने में लगेगी उतनी देर में तो 2-4 रुपए का काम हो जाएगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिर्जई उतार कर छान पर रख दी और बांस काटने लगा। ऊख की सिंचाई हो रही थी। हीरा बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। चौधरी को बांस काटते देखकर घूंघट के अंदर से बोली, कौन बांस काटता है? यहां बांस न कटेंगे। चौधरी ने हाथ रोककर कहा, बांस मोल ये हैं, 15 रुपए सैकड़े का बयाना हुआ है। सेंत में नहीं काट रहे हैं। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी। उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगौझा हुआ था। धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था। अभी हाल में इतना मारा था कि वह कई दिन तक खाट से न उठ सकी। लेकिन अपना पदाधिकार वह किसी तरह न छोड़ती थी। हीरा क्रोध में उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर। उस घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मारकर भी उसी के आसन के नीचे चलता है। कलेवे की टोकरी सिर से उतारकर बोली, 15 रुपए में हमारे बांस न जाएंगे। चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीति विरुद्ध समझते थे। बोले, जाकर अपने आदमी को भेज दे, जो कुछ कहना हो आकर कहें। हीरा बहू का नाम था पुन्नी, बच्चे 2 ही हुए थे। लेकिन ढल गई थी। बनाव सिंगार से समय के आघात का शमन करना चाहती थी। लेकिन गृहस्थी में भोजन ही का ठिकाना न था। सिंगार के लिए पैसे कहाँ से आते? इस अभाव और विवशता ने उसकी प्रकृति का जल सुखाकर कठोर और शुष्क बना दिया था, जिस पर एक बार फावड़ा भी उचट जाता था। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करती हुई बोली, आदमी को क्यों भेज दूं? जो कुछ कहना हो मुझसे कहो, मैंने कह दिया, मेरे बांस न कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता था और पुन्नी बार बार पकड़ लेती थी। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे ढकेल दिया। पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर संभली और पांव से तल्ली निकालकर चौधरी के सिर, मुंह, पीठ पर अंधाधुंध जमाने लगी। बंसोर होकर उसे ढकेल दे। उसका यह अपमान। मारती जाती थी और रोती भी जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर नारी जाति पर बल का प्रयोग करके गच्चा खा चुका था। खड़े खड़े मार खाने के सिवा इस संकट से बचने की उसके पास और कोई दवा न थी। पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दौड़ा हुआ आया। पुन्नी ने उसे देखकर और जोर से चिल्लाना शुरू किया। होरी ने समझा चौधरी ने पुनिया को मारा है। खून ने जोश मारा और अलगौझे की ऊंची बांध को तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी को जोर से एक लात जमाकर बोला, अब अपना भला चाहते हो चौधरी, तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारी लहास उठेगी। तुमने अपने को समझा क्या है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ। चौधरी कसमें खा खाकर अपनी सफाई देने लगा। तल्लियों की चोट में उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। यह लात उसे निरपराध मिली और उसके फूले हुए गाल आंसुओं से भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं। क्या वह इतना गवार है कि महतो के घर की औरतों पर हाथ उठाएगा? होरी ने अविश्वास करके कहा, आंखों में धूल मत झोंको चौधरी, तुमने कुछ कहा नहीं तो बहू झूठ मूठ रोती है। रुपए की गर्मी है तो वह निकाल दी जाएगी। अलग है तो क्या हुआ, है तो एक खून। कोई तिरछी आंख से देखे तो आंख निकाल लें। पुन्नी चंडी बनी हुई थी। गला फाड़कर बोली, तूने मुझे धक्का देकर गिरा नहीं दिया। खा जा अपने बेटे की कसम। हीरा को भी खबर मिली कि चौधरी और पुनिया में लड़ाई हो रही है। चौधरी ने पुनिया को धक्का दिया। पुनिया ने उसे तल्लियों से पीटा।
उसने पुर वहीं छोड़ा और ओंगी लिए घटनास्थल की ओर चला। गांव में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। छोटा डील गठा हुआ शरीर, आंखें कौड़ी की तरह निकल आई थीं और गर्दन की नसें तन गई थी। मगर उसे चौधरी पर क्रोध न था, क्रोध था पुनिया पर। वह क्यों चौधरी से लड़ी? क्यों उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी? बंसोर से लड़ने झगड़ने का उसे क्या प्रयोजन था? उसे जाकर हीरा से सारा समाचार कह देना चाहिए था। हीरा जैसा उचित समझता करता। वह उससे लड़ने क्यों गई? उसका बस होता तो वह पुनिया को पर्दे में रखता। पुनिया किसी बड़े से मुंह खोलकर बातें करे, यह उसे असह्य था। वह खुद जितना उद्दंड था, पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 15 रुपए में सौदा कर लिया, तो यह बीच में कूदने वाली कौन? आते ही उसने पुन्नी का हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ अलग ले जाकर लगा लाते जमाने। हरामजादी, तू हमारी नाक कटाने पर लगी हुई है। तू छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है, किसकी पगड़ी नीची होती है बता। एक लात और जमाकर बोला, हम तो वहां कलेऊ की बाट देख रहे हैं, तू यहाँ लड़ाई ठाने बैठी है। इतनी बेशर्मी! आंख का पानी ऐसा गिर गया। खोदकर गाड़ दूंगा। पुन्नी हाय हाय करती जाती थी और कोसती जाती थी। तेरी मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो जाए, तुझे मरियाए, देवी मैया तुझे लील जाए, तुझे इन पलुएजा हो जाए। भगवान करे तू कोढ़ी हो जाए। हाथ पांव कट कट गिरें। और गालियां तो हीरा खड़ा खड़ा सुनता रहा, लेकिन यह पिछली गाली उसे लग गई। हैजा मरी आदि में विशेष कष्ट न था। इधर बीमार पड़े, उधर विदा हो गए। लेकिन कोढ़, यह घिनौनी मौत और उससे भी घिनौना जीवन। वह तिलमिला उठा।